नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को चल सकता हूँ मैं एक पाँव पर भी, मगर तू दूसरा पाँव भी जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। इसीलिए साथियों, जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए साथियों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो, पशुओं का बंध्याकरण पढ़ेंगे। बंध्याकरण होता क्या है साथियों? किसी भी पशु की प्रजनन क्षमता को नष्ट करना बंध्याकरण कहलाता है। जैसे कोई भी पशु है, अगर वो अपने समान संतति उत्पन्न करना चाहता है तो वो बंध्याकरण करने के बाद में नहीं कर सकता। चलिए साथियों, आज की हमारी लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बंध्याकरण हमारा टॉपिक कास्ट्रेशन। पशुओं की प्रजनन क्षमता को नष्ट करना बंध्याकरण कहलाता है, यानी कि वो अपने समान नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगर किसी भी पशु के बंध्याकरण कर दिया गया है तो वो अपने समान नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें बंध्याकरण करना कब चाहिए साथियों, बंध्याकरण हमें शीत ऋतु में सुबह के समय करना चाहिए। कब करते हैं? शीत ऋतु में सुबह के समय करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसलिए नहीं करते हैं ताकि उनके ऊपर क्या संक्रमण फैल जाता है, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं तो इस कारण शीत ऋतु में करते हैं, और वो भी सुबह के समय करना अच्छा माना जाता है। अब बंध्याकरण क्या है तो इसका उद्देश्य तो कुछ होगा, ऐसे ही कोई बंध्याकरण थोड़ी करते हैं, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। किसी का उद्देश्य होता है किसी भी पशु से अधिक मांस प्राप्ति के लिए बंध्याकरण कर दिया जाता है। क्या करते हैं साथियों? अधिक मांस प्राप्ति के लिए किसी भी पशु का बंध्याकरण कर दिया जाता है। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो साथियों, कोई भी पशु है वो क्या बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन अगर बंध्याकरण कर दिया जाता है तो उनका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, उनका कंट्रोल हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ क्षमताएं नष्ट हो जाती है। एक तो हो गया, पहला उद्देश्य क्या है साथियों? अच्छी किस्म का मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं साथियों? मांस उत्पादन बढ़ाते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? बंध्याकरण करने के बाद में पशु को नियंत्रण करना आसान रहता है। नियंत्रण करना क्या होता है साथियों? आसान रहता है, और उनको बाद में क्या करते हैं? बाहर ढोने के काम में लेते हैं। कभी आपने गाँव के अंदर देखा होगा, कुछ सांड होते हैं या कुछ जो भैंसों के बुल होते हैं, जिन्हें हम मारवाड़ी में पाड़ा कहते हैं, उनके ऊपर पहले के ज़माने में लोग सामान लाद के लाया करते थे, पत्थर बोझा ढो के लाया करते थे खेतों से। आप अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको पता है, खेतों से जो चारा लाते थे साथियों, वो सांडों की गाड़ी के अंदर डाल के लेके आते थे, सभी को पता है। लेकिन वहाँ पर वो क्या नियंत्रण होना आसान नहीं रहते थे, वो कभी कभी बेकाबू हो जाते थे। इस कारण उनका क्या करते थे साथियों? बंध्याकरण कर देते थे ताकि वो आसानी से नियंत्रण हो। यही बात है, उनको बाद में बोझा ढोने के रूप में उपयोग लेते थे। अगर हम बात करें बंध्याकरण की विधियों की साथियों, तो वैज्ञानिक विधि तो ये है। वैज्ञानिक विधि से पहले आप देख लो कि यही क्या है, घरेलू विधियां। जब पशु छोटे होते हैं तो उनके जैसे नर पशु, उनके वसनों को दो पत्थरों के बीच में रखकर फोड़ दिया जाता है। ये प्राकृतिक विधियां हैं जो पहले के जमाने के लोग उपयोग लेते हैं। उनसे क्या पशु के मरने की उन बहुत दर्द युक्त विधियां हैं, इस कारण उन विधियों का उपयोग करना हमने बंद कर दिया। उसमें पशु को काफ़ी मात्रा में क्षति होती है, वो काफ़ी दिन बीमार रहता है। अगर हालांकि वो तैयार हो जाता है, लेकिन किसी भी बेजुबान जानवर को दर्द देना गलत बात है। दिल लगाना चाहिए बेटा बेजुबान जानवरों से। वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो समझते सब हैं। अगर आप किसी गाय, भूखी गाय को रोटी दोगे तो वो आपको दुआ ही देगी, बद्दुआ कभी नहीं देगी। ऐसी बातें याद रखनी चाहिए। अगर हम चर्चा करें साथियों, वैज्ञानिक विधियां काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे संक्रमण अधिक होता है, पशुओं के मरने का खतरा अधिक होता है प्राकृतिक विधियों से, वैसी नहीं। हमें वैज्ञानिक विधि काम में लेनी चाहिए, जिससे कि पशु में संक्रमण ना हो, उन्हें दर्द कम हो,
उनकी हम आसानी से देखभाल कर सकें। चलिए साथियों, वैज्ञानिक विधियों में एक होती है रक्त विहीन विधि, एक होती है साथियों रक्त युक्त विधि। ब्लड लेस मेथड होता है एक, तो रक्त विहीन विधि होती है, एक होता है साथियों चीरा लगाकर सर्जिकल टाइप मेथड या रक्त युक्त विधि। अगर हम रक्त विहीन विधि की बात करें साथियों, तो इसके अंदर खून नहीं आता है। क्या नहीं आता है? खून, ब्लड जो बाहर नहीं आता है। ये तो आपको पता चल गया। रक्त विहीन विधि, बिना रक्त के जो विधि काम में लेते हैं, नाम से पता चल रहा है आप सभी को। रक्त युक्त विधि में क्या करते हैं साथियों? चीरा लगाते हैं। अगर कोई नर पशु है तो उसके वसनों को बाहर निकाल लिया जाता है, फिर ऊपर सर्जरी करके टांके देकर उसको तैयार कर दिया जाता है। लेकिन यह आसान विधि है जिसके अंदर खून नहीं निकलता है, चीरा नहीं लगाते हैं, तो संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। इसके अंदर एक उपकरण काम में लेते हैं साथियों। पहली विधि है बर्डिडो या बर्डिजो कास्टेटर। बर्डिजो या कहीं पर लिखा होता है साथियों बर्डिडो कास्टेटर। ये होता कैसा है आप देख रहे हो? ये ऐसा होता है साथियों, इसके बीच में नर पशु के वसनों को या उनकी नलिकाओं को लेकर साथियों ऐसे दबा दिया जाता है, जिससे वो क्या है, नलिकाएं वहां से ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है, जिससे वो अपनी वीर्य स्खलन की क्षमता को नष्ट कर देते हैं या अपनी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देते हैं। ये किस में काम लेते हैं साथियों? बर्डिडो या बर्डिजो कास्टेटर बड़े जानवरों को काम में लेते हैं, जैसे गाय और भैंस में। किन में काम में लेते हैं साथियों? बड़े जानवरों में, जैसे गाय और भैंस में इनको काम में लिया जाता है। बेटा याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं, आपको सीधे याद रखना है बर्डिडो या बर्डिजो कास्टेटर। किन में उपयोग लिया जाता है साथियों? कैटल एंड बफेलो या गाय या भैंस में इसके उपयोग में लेते हैं। ये होता कैसा उपकरण है आप देख रहे हो? कभी आपने घर पे गेस्ट लाते हैं, उसके साथ में एक संडासी आती है ना बर्तन पकड़ने के लिए, एक तो ऐसे वाले, एक वो आती है जो इसके ऊपर दो ऐसे तार लगा तो प्लास्टिक की तरह आती है, बस वह वैसा ही ये उपकरण है, आप फोटो में एकदम ध्यान से देख रहे हो। चलिए साथियों, हम आगे चर्चा करते हैं दूसरे का, इलास्ट्रेटर या रबड़ के छल्लों की। इलास्ट्रेटर या रबड़ के छल्लों की, ये किसमें? छोटे जानवरों में उपयोग लेते हैं। छोटे जानवर कौन से साथियों? भेड़ और बकरी। छोटे जानवर कौन से हो गए? तो उदाहरण देख लीजिए आप, भेड़ और बकरी। भेड़ व बकरी, इलास्ट्रेटर रबड़ के छल्ले। इन छल्लों क्या है, जो भी नर पशु है या जिसका भी हम बंध्याकरण करते हैं, उसके वसनों के ऊपर जो नलिकाएं जुड़ी होती है वहां पर इनको पैरा दिया जाता है। ये दर्द युक्त विधि है। कैसी साथियों? इसके अंदर दर्द होता है। दर्द उसमें भी होता है, लेकिन इसमें दर्द ज्यादा होता है। आप इलास्ट्रेटर यहाँ पर भी देख रहे हो। अगर आप आगे हम सिंगरोधन की विधियां पढ़ेंगे क्या साथियों, अगर हम आगे सिंगरोधन की जो विधियां पढ़ेंगे उनके अंदर भी ये इलास्ट्रेटर काम में आएगा, रबड़ के छल्ले। इनसे और क्या जाता है, क्या किया जाता है साथियों? इनसे सिंगरोधन भी किया जाता है। एग्जाम में सवाल आए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इलास्ट्रेटर काम में लिया जाता है, अगर वहां पर बंध्याकरण में ऑप्शन नहीं दिया रखा हो और वहां पर दे रखा हो सिंगरोधन में, तो बेटा इलास्ट्रेटर का काम भी सिंगरोधन में भी किया जाता है। ये रबड़ के छल्ले क्या है, काफी टाइम तक पहनाए रखते हैं, जिससे वो क्या है, नलिकाएं ब्लॉक हो जाती है, फिर किसी भी नर पशु की वीर्य स्खलन की जो क्षमता है साथियों वो नष्ट हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। 3 माह से कम उम्र के बच्चों में करते हैं। चीरा लगाकर एक विधि है। क्या साथियों? चीरा लगाकर। किन में प्रचलित है साथियों? स्वरों में प्रचलित है। मैंने अभी आपको बताया था सर्जिकल मेथड या रक्त युक्त विधि। क्या बताया साथियों? रक्त युक्त विधि। इसके अंदर क्या करते हैं साथियों? पशु के जननांग भाग पर चीरा लगाते हैं और उसके अंदर जो वसन होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, या उनकी जो नलिकाएं हैं उनको काट दिया जाता है या उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। दर्द युक्त विधि है। कैसे साथियों? इसके अंदर दर्द सबसे ज्यादा होता है। आप देख रहे हो इस पिक के अंदर कोई डॉक्टर है जो पिक के
जननांग भाग को काट कर हटा रहा है। सर्जिकल मेथड है बेटा ये। इसके अंदर क्या है साथियों, संक्रमण का खतरा रहता है। संक्रमण का खतरा साथियों, संक्रमण का खतरा रहता है। इसका मतलब इससे वापस जो पशु उसको तैयार होने में समय ज़्यादा लगता है। अगर सर्जिकल किसी भी, अगर आप मनुष्य में देखो, हम अपने पे लेते हैं, अगर किसी का ऑपरेशन होता है, जैसा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो उसे वापस रिकवर होने में टाइम लगता है ना। 1 महीने वो पहले धीरे धीरे उड़ता है, बैठता है, फिर उसके टांके आराम से सही होते हैं। इसलिए इसको वापस रिकवर या तैयार होने में समय लगता है। पशु को तैयार होने में समय लगता है। ये बातें आपको याद रखनी है बेटा। चीरा लगाकर सबसे प्रचलित विधि किनमें है, तो सूअरों में सबसे प्रचलित विधि है बेटा। ऐसे हमारे अगर लग भी जाए तो दर्द होता है, अगर वहां से खून आता है तो हमें ऐसा लगता है खून बाहर निकल रहा है, लेकिन इनके तो शायद जननांग पार्ट ही हटाए जा रहे हैं। बंध्याकरण करना बेटा ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा है करना है तो करना है। अगला मेथड है साथियों इंजेक्शन के द्वारा। अगला मेथड क्या है साथियों, इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन आप सभी जानते हैं, सुई। खास तौर पर जिन्होंने कभी सुई नहीं लगवाई वो सुई के नाम से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं हम टेबलेट ले लें ठीक हो जाएंगे। जब कहते हैं ना, अगर आप अभी सुई नहीं लगा रहे हो, सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन जब मौत सामने हो तब इंजेक्शन गए ना बेटा, तो हमें वो भी लगा लेते हैं। मौत दिखाई देती है ना, और कोई बीमार पड़ता है ज़्यादा और बाद में सुई का कहना अब मैं लगवा लूँगा, यही होता है ना। ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तब हम यही कहते हैं ना, जल्दी लगाओ यार कि ठीक हूँ, बस वही बात है। इंजेक्शन के द्वारा ये किन में प्रचलित विधियाँ साथियों, मुर्गे में प्रचलित विधि। किसमें, मुर्गे में। अब आप सोच रहे हो मुर्गे में बंधेकरण का क्या उपयोग है, तो साथियों हमने उद्देश्य पढ़ा था ना, तो इसका उद्देश्य साथियों उत्तम कोटि का वे अधिक मांस उत्पादन, अधिक मांस उत्पादन। अगर आप इंजेक्शन के द्वारा साथियों बंध्याकरण करते हो तो किस में प्रचलित विधि, ये मुर्गे में प्रचलित विधि है। आपको उदाहरण पूछेगा बर्डिडो कास्टेटो किस में प्रचलित है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है गाय और भैंस या बड़े जानवरों में। अगर आपको पूछे साथियों इलास्टेटर रबड़ के छल्ले किन में प्रचलित विधि है बंध्याकरण की, तो साथियों याद रखना भेड़ और बकरी में। अगर आपसे पूछे चीरा लगाकर या रक्त युक्त विधि किन में प्रचलित विधि है, किन पशुओं में, तो आपको सीधे याद रखना है साथियों सूअरों में प्रचलित विधि है। अगर आपसे पूछे साथियों इंजेक्शन के द्वारा बंध्याकरण किया जाता है, 4 ऑप्शन आए तो आपको सही से आंसर लगाना है मुर्गे में प्रचलित विधि है या मुर्गा इसका राइट आंसर होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, लगभग 15-20 मिनट में आपका यही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने क्लास शुरू की तो तब आपके लिए 2 लाइनें कही थी कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को चल सकता हूँ एक पाँव पर भी, मगर दूसरा पाँव भी साथ दे तो कुछ और बात है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी हमें बस छोटा सा प्यार दीजिए। हमारी रोज़ क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप झट से यूट्यूब पर आकर इंस्टा को बंद करके क्लास देखना चालू कर दें। अगर आप एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए ये बहुत शानदार मौका है। 45 नंबर का आएगा पार्ट बी पशुपालन। यह आप रेगुलर हमारी क्लासें देखते रहोगे तो आपको यही क्लियर हो जाएगा। अगर आप इनको यहाँ देख कर घर पर नोट्स बनाओगे बेटा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 45 नंबर में से 45 आपके आंसर पक्के हो जाएंगे। तो मेहनत करना,
कहते ना, मेहनत कर जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलिहान नहीं, हम सारा जहान मांगेंगे। तो साथियों वही बात है, आप मेहनत करते रहो। सरकारी नौकरी की हमेशा इंपॉर्टेंस रहती है, और जो ICR, BHU, जेट या CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए साथियों, हम टॉपिक से हट के जा रहे हैं, अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्या है साथियों? इंजेक्शन के द्वारा। क्या मेथड है? इंजेक्शन के द्वारा। किन में प्रचलित विधि है साथियों? मुर्गे में प्रचलित विधि है। अब इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इंजेक्शन के अंदर कुछ तो होगा ही। सीधे पानी का इंजेक्शन से तो बंदीकरण होता नहीं है, इसलिए उस इंजेक्शन के अंदर डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल हार्मोन का लगाते हैं। किसका लगाते हैं साथियों? डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर क्या भरा होता है? डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल हार्मोन भरा होता है, जिसको लगाया जाता है। उसके बाद में उसकी धीरे धीरे प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। बाद में उसको किस काम में लेते हैं साथियों? उस मुर्गे को काट के मांस खाया जाता है, और उस मुर्गे का मांस कहते हैं उत्तम कोटि का होता है। वैज्ञानिक ने कहा है तो बेटा सही कहा है। मुर्गे में बंदीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? जो मुर्गे में बंदीकरण करने की प्रक्रिया है उसे कैपोनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपोनाइजेशन। जो बंदीकृत मुर्गा है, ये तो प्रक्रिया को कहा जाता है कैपोनाइजेशन, जबकि जो बंदीकृत मुर्गा होगा उसे साथियों हम कैपेन कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपेन कहेंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीनों विधियां आपको समझ में आ गई। पहले रक्त विहीन विधि, जिसके अंदर बर्डिडोकास्टेट और इलास्टेट होते हैं। उसके आगे साथियों चीरा लगाकर, उसके आगे इंजेक्शन के द्वारा। ये आपको तीनों विधियां समझ में आ गई। चलिए साथियों, हम आगे चर्चा करते हैं। एक सारणी आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर आप याद करना चाहो तो मात्र 5 मिनट में याद हो जाती है। आप आराम से समझना। इसके अंदर क्या है साथियों? जो गाय और भैंस है, जैसे कोई भी पशु है, क्या साथियों? कोई भी पशु है, उसके जो बंदीकरण किए हुए नर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे हमने अभी पहले देखा था, मुर्गे का बंदीकरण जो नर है साथियों, वो कैपेन कहलाता है। हम आगे भेड़ और बकरी में देखेंगे साथियों, वीडर या बक कहलाते हैं। वैसे ही सारों के बंदीकरण नर को हम क्या क्या कहते हैं? लेकिन आपको याद रखना है, जो बंदीकरण मादा होगी साथियों, उससे स्पेड या स्पेन कहते हैं, सभी में समान होगी। इसका बस एक ही नाम है, स्पेड या स्पेन, सभी में समान। सभी पशुओं में एक ही कहा जाता है। स्पेड या स्पेन, सभी मादाओं को स्पेड या स्पेन कहा जाता है। लेकिन सभी के नर को अलग अलग नाम दिया गया बेटा, वो भी याद रखना। अगर हम गाय और भैंस में बात करें साथियों, अगर हम बोझा ढोने के उद्देश्य से, किसके? बोझा ढोने के उद्देश्य से अगर हम बंदीकरण करें साथियों, तो उस नर को बुलक कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुलक कहते हैं। ठीक है, हम उसके साथ में आवाज भी पढ़ेंगे। कोई पशु आवाज करता है, जैसे गाय रंभाती है, तो उसकी आवाज को हम रंभाना कहते हैं, यहाँ बेलोविंग कहते हैं। कभी आपने गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा, लोग भैंसों को चराने ले जाते हैं तालाबों के पास में। जब वो तालाबों में तैरते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? उस क्रिया को कहते हैं वेलोविंग कहा जाता है। ये किसमें है? भैंस और सूअरों में, दो में ही प्रचलित विधि है वेलोविंग। ये भी आपको याद रखना। वेलोविंग क्या साथियों? जो गाय और भैंस और सूअर के जो तैरते हैं उसे वेलोविंग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसके साथ में आपको आवाज भी याद हो जाती है कि इसकी आवाज को हम क्या कहेंगे? बुलक किसे कहते हैं साथियों? बोझा ढोने के उद्देश्य से क्या गया बंदीकरण क्या कहलाता है? बुलक कहलाता है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों स्टीयर की, किसकी? स्टीयर की। अगर हम मांस प्राप्ति के उद्देश्य से, किसके साथियों? अगर हम मांस प्राप्ति के उद्देश्य से बंदीकरण करते हैं तो उसे स्टीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसे स्टीयर कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट है आपका।
तो साथियों अगला देखिए टीजर बुल। अब टीजर बुल क्या होता है, अगर आपने मेरी पहली 1-2 क्लासें देखी तो मैंने वहां पर बताया था, अगर कोई समूह है, जैसे गायों का समूह होता है, जैसे अगर आप उदाहरण देख लें गौशाला है, वहां पर क्या करते हैं साथियों, गायों के बीच में एक बंदियागत किया हुआ नर रखते हैं। क्या रखते हैं? बंदियागत किया हुआ नर, जो उस समूह में अगर कोई गाय हेट में आई हुई होती है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, वो कहाँ पर होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं टीजर बुल। मादा अगर ताव में आई हुई या हीट में आई हुई है तो उसका पता लगाने के लिए बंदीगण किया हुआ जो नर काम में लेते हैं साथियों, उसे टीजर बुल कहा जाता है। अगर हम गाय और भैंस की आवाज को देखें साथियों, उसे रंभना या बेलोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों आवाज को? बेलोविंग या रंभना। लेकिन जो तैरने की क्रिया होती है भैंस और स्वर की, उसे साथियों वेलोविंग कहा जाता है। डब्ल्यू से वाटर, भैंसे किस में तैरती है साथियों? वाटर में या पानी में। तो आप इससे पकड़ सकते हो भैंस और स्वर, वेलोविंग। और बेलोविंग क्या साथियों? उनकी आवाज है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं साथियों भेड़ और बकरी में। भेड़ का बंदियागत नर साथियों विडर कहलाता है, और बकरी का बंदियागत नर क्या कहलाता है साथियों? बक कहलाता है। अब सभी की मादाएं स्पेड या स्पेइंग होगी साथियों, ये सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अगर हम भेड़ और बकरी की आवाज को देखें साथियों, से बेल्टिंग कहते हैं, मिमियाना कहते हैं। अगर आपने कभी आवाज सुनी है साथियों, वो कितनी छोटी सी आवाज निकालते हैं, मैं निकाल के आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल पर सर्च कर लेना भेड़ की आवाज या बकरी की आवाज। आप सभी ने सुन रखी है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, शहर में बिलोंग करने वालों ने भी सुन रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर साथियों हम स्वर की बात करें, स्वर का जो मध्यगत नर होता है साथियों, उसे हम होंग या स्टेंग कहते हैं। क्या कहा जाता है साथियों? होंग या स्टेंग कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, स्वर का जो बंध्यगत नर होगा उसे हम होंग या स्टेंग कहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसकी जो आवाज होगी साथियों वो ग्रेटिंग हो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रेटिंग। स्वर की जो आवाज होती है साथियों वो ग्रेटिंग कहलाती है। अगर हम मुर्गे की बात करें, मुर्गे का मैंने बंध्यगत नर बताया साथियों कैपेन, और मुर्गे को बंध्यगत करने की क्रिया क्या कहलाएगी साथियों? केपोनाइजेशन। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मुर्गे की बंध्यगत की क्रिया कहलाती है, और आपको पहला ऑप्शन वो कैपेन ही देगा, ताकि आप आगे जाओ ही नहीं, आप सीधे कैपेन पर आंसर लगा दो। लेकिन एग्जाम देने का एक तरीका होता है, जो भी क्वेश्चन आए बेटा पहले उनके चारों ऑप्शन देखा करो, फिर आपको जो सही लगे उसको आप राइट मार्क क्या करो। कंफ्यूजन करने के लिए आपको 4 ऑप्शन देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों घोड़े की, अगर घोड़े का बंदीगण क्या हुआ जो नर होता है उसे हम क्या कहेंगे? गिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गिल्ड कहा जाता है। घोड़े का जो बंदीगण क्या हुआ साथियों नर होता है उसे हम गिल्ड कहते हैं। मादा सभी में समान होगी साथियों, उसे स्पेइंग कहेंगे। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको पूछे घोड़े की बंदीगण मादा तो साथियों स्पेइंग, गाय की बंदीगण मादा को क्या कहते हैं? तो साथियों स्पेइंग। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। गाय बंदीगण मादा के अंदर और इनके अंदर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मात्र 10-15 शब्द हैं यार, आपको इतने ही तो याद करना है, आपको ढेर सारा तो याद करना है नहीं। आराम से आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। घोड़े की साथियों जो आवाज होगी क्या होगी साथियों? घोड़े की जो आवाज होगी वो क्या कहलाएगी? नेगिंग कहलाएगी। अब मुर्गे की आवाज क्रोविंग कहलाएगी। कौवा उड़ता है तो मुर्गा भी उड़ता है, आपको पता है ना। वो उड़ता थोड़ा ही है लेकिन उड़ता तो है ना, उससे आप पकड़ सकते हो मुर्गे की आवाज कौवे के समान तो क्रोविंग हो गई। ठीक है, आपका यहां तक क्लियर हो गया साथियों। आज हमने चर्चा की थी पशुओं के बंध्यगण की। 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट मात्र, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप एक बार सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। बंध्यगण होता क्या साथियों? पशुओं की प्रजनन क्षमता को नष्ट करना बंध्यगण कहलाता है। करते कब है? शीत ऋतु में सुबह के समय किया जाता है, ये भी क्लियर हो गया।
आगे हमने पढ़ा था उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या साथियों, मांस प्राप्ति के लिए अधिक या उत्तम कोटि के मांस प्राप्ति के लिए। दूसरा होता है साथियों उसको पशु को नियंत्रण करने के लिए, या साथियों हम देखें तो बोझा ढोने के लिए, ठीक है। उसके आगे हमने देखा था विधियां, वैज्ञानिक विधियां देखी थी। प्राकृतिक विधियों के अंदर वो वचनों को फोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन वैसी विधियां हमें काम में नहीं लेनी है। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें वैज्ञानिक विधियां काम में लेनी है साथियों। वैज्ञानिक विधियों में हमने पहला देखा था रक्त विहीन विधि। उसके अंदर हमने पहला देखा था साथियों बर्डीडो या बर्डीजो कास्टेट। वो क्या काम करता है साथियों, आपने उस उपकरण की फोटो देखी थी। वो किस में काम में लेते हैं, बड़े जानवरों में। किन में लेते हैं साथियों, बड़े जानवरों। कौन कौन से, गाय और भैंस में। उसका आगे हमने देखा था साथियों इलास्टेटर या रबड़ के छल्ले। आपने रबड़ के छल्ले देखे थे, मैंने आपको समझाया था। वो किन में काम लेते हैं साथियों, छोटे जानवरों में। उदाहरण देखें साथियों भेड़ और बकरी में। उसके आगे हमने एक विधि देखी थी चिरा लगाकर या रक्त युक्त विधि या सर्जिकल मेथड। वो किस में काम में लेते हैं साथियों, वो लेते हैं सुअरों में। उसके आगे हमने देखा था इंजेक्शन के द्वारा। क्या साथियों, इंजेक्शन के द्वारा। वो किन में काम लेते हैं, मुर्गियों में। तो आपको सीधे याद रखना है मुर्गे में या मुर्गे में प्रचलित विधि है। इंजेक्शन किसका लगाते हैं, तो डाई इथाइल स्टील वेस्ट्रोल हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी आपको पता है। उसके आगे हमने एक सारणी देखी थी। पहले गाय और भैंस में देखा था 3 प्रकार के होते हैं बंधेगढ़ के विनर। पहला बुलक होता है जो बहुत ज्यादा ढूंढने के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा स्टीर होता है जो मांस प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं साथियों। तीसरा होता है टीजर बुल जो ग्रुप में जो गायें रहती है उनमें किसी गाय की जो ताव में आई हुई होती है उसका पता लगाने के लिए। उसके बाद हमने उनकी आवाज़ देखी थी। सभी की बंधेगढ़ मादा को स्पेइंग या स्पेड कहा जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तीनों वो हो गए। आपने आवाज़ देखी थी, जो आवाज़ होगी साथियों वो बेलोइंग होगी, रंबाना होगी। जो उनके तैरने की क्रिया होती है भैंस और सुअर की, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, वेलोविंग कहा जाता है। दोनों बेलोविंग और वेलोविंग में हमेशा फ़र्क समझना। अगर आपको वहाँ दोनों ऑप्शन आए तो आप इंग्लिश में देख लेना। डब्ल्यू का मतलब वाटर जो तैरने की क्रिया होगी, और बेलोविंग मतलब रंबाना होगा, ये आपको याद रखना है। उसके आगे हम चलते हैं साथियों भेड़ और बकरी पर आते हैं। जो इनके मध्य अगर नर क्या कहलाते हैं, वीडर या बक कहलाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं इनकी आवाज़ तो साथियों बेल्टिंग या मीमेना होगी। उसके आगे हम चलते हैं साथियों स्वर पर। स्वर क्या कहलाएंगे, होंग या स्टैंग कहलाएंगे बंधेगढ़ नर। इनकी आवाज़ जो होगी साथियों ग्रेटिंग होगी। उसके आगे हम चलते हैं मुर्गे पर। मुर्गे का बंधेगढ़ नर साथियों कैपेन कहलाएगा। जो बंधेगढ़ करने की जो क्रिया है साथियों कैपोनाइजेशन कहलाएगी। इनकी जो आवाज़ होगी साथियों वो क्रोविंग होगी मुर्गे की। अगला है साथियों हमारा घोड़ा। घोड़े की जो बंधेगढ़ नर होता है साथियों वो गिल्ड कहलाता है। इनकी जो आवाज़ होगी साथियों वो नेगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, नेगिंग कहलाती है। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो यही समाप्त होता है। अगर हम चर्चा करें साथियों हमारे जेट सीईटी ICR और BHU के एग्जाम आपके नज़दीक हैं, जैसे 12th के एग्जाम होंगे, तो साथियों हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च से। उसके साथ में क्या है साथियों, हमारा लॉन्ग ईयर बैच भी रहेगा, टारगेट बैच भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बैच रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं जेट ICR और CUT के अंदर, तो अभी ज्वाइन कीजिए अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।